नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज शुरुआत करेंगे ऐसी खबर से जिसको सुनकर अभी से ही दुश्मनों की नींद हराम हो गई है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे मिसाइल के बारे में जिसका डीआरडीओ ने आखिरी परीक्षण किया है। ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है और ब्रह्मोस मिसाइल से भी खतरनाक होगा। ये समुद्री सतह से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होगी। कम ऊंचाई की वजह से यह रडार की पकड़ में नहीं आएगी, साथ ही साथ अपनी स्पीड की वजह से दुश्मन को पल भर में तबाह कर देगी। नाम है स्टार मिसाइल। भारत की डिफेंस पावर लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ऐसे हथियारों को विकसित कर रहा है जिनके बारे में जानकर दुश्मन ही नहीं, दोस्त भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल विकसित करने के कागार पर है जो सुपरसोनिक स्पीड मैक 2.5 की गति से उड़ेगी और दुश्मन की नजर में आए बिना उसको नेस्तनाबूद कर देगी। नाम है स्टार मिसाइल। स्टार सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल का परीक्षण लास्ट फेज में है, यानी फेज 3 में पहुंच चुकी है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये 1.8 से 2.5 मैक की गति से दुश्मन पर हमला कर सकती है। स्टार मिसाइल एक सुपरसोनिक टारगेट वाली मिसाइल है। ये मिसाइल नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लिए जरूरी साबित हो सकती है। ये सुपरसोनिक गति से आने वाली मिसाइलों जैसे कि एंटी शिप मिसाइलों का पता भी लगा सकती है और उन्हें नष्ट करने में भी सक्षम है। ये लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन पर बेस्ड है। इससे फायदा ये है कि ये मिसाइल लंबी दूरी तक जा सकती है। इसकी रेंज 55 से 175 किलोमीटर तक होगी। यही नहीं, ये 100 मीटर से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है। इस मिसाइल सिस्टम की एक खास बात यह भी है कि इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो लैंड हो। वो सभी तरीके के प्लेटफॉर्म से और सभी तरीके की जो वेरिएंट्स को ये रखती है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है वो भारत के रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में जाहिर है कि भारत का एक बड़ा कदम है। भारत अनेक ऐसे ही बेहद एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स को स्वयं से डेवलप कर रहा है और स्टार मिसाइल सिस्टम जाहिर है कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्टार मिसाइल आधुनिक दौर के हवाई खतरों से निपटने में महारथी मानी जा सकती है। डीआरडीओ इसे और भी ताकतवर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसे हवा से लॉन्च होने वाली वेरिएंट यानी LCA तेजस से कनेक्ट किया जा सकता है। जमीन से लॉन्च होने वाले वेरिएंट यानी बूस्टर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिससे इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसकी लागत बाकी मिसाइलों से कम होगी क्योंकि ये भारत में बनी है, जबकि कई मिसाइलें बाहर के देशों से आयात करनी पड़ती हैं। ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों की तुलना में स्टार मिसाइल सस्ती भी कही जा सकती है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये स्वदेशी मिसाइल किसी भी जंग की तस्वीर बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं केरल के कोच्चि से 38 नॉटिकल माइल की दूरी पर हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की। इस ऑपरेशन में कार्गो शिप MSC एल्सा 3 तो डूब गया। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने सभी 24 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। क्रू मेंबर्स इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते थक नहीं रहे हैं। बीच समंदर, डूबता जहाज, मुश्किल में फंसे 24 लोग। तभी कोस्ट गार्ड को मिलती है एक इमरजेंसी कॉल, जिसके बाद शुरू होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने सभी 24 लोगों को सकुशल बचा भी लिया। असल में इस जहाज पर 640 कंटेनर्स लदे थे, जिनमें कैल्शियम कार्बाइड, डीजल, फर्नेस ऑयल समेत कुछ खतरनाक केमिकल्स थे। और बचाए गए लोग क्रू मेंबर हैं। कोस्ट गार्ड और नेवी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। Thank you for the Indian Coast Guard to save us, and they take care about us since yesterday, and the monitoring, good communication, and we are survivors in time, and it's good job.
जहाज 23 मई को केरल के ही विजिन जाम पोर्ट से लाइबेरिया का 184 मीटर लंबा कंटेनर मोटर वेसल MSC एल्सा 3 कोच्चि के लिए रवाना हुआ था। 24 मई को दोपहर करीब 1:25 पर कोच्चि तट से 38 समुद्री मील की दूरी पर जहाज के करीब 26 डिग्री तक झुकने की खबर दी गई। इमरजेंसी की सूचना मिलते ही कोच्चि में भारतीय कोस्ट गार्ड के मरीन रेस्क्यू सब सेंटर ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस मिशन में नेवी की तरफ से INS सतपुड़ा और INS सुजाता को लगाया गया, जबकि कोस्ट गार्ड ने अपना आधुनिक पोत लगाया। On 24th May at 12:15 hours, we received a distress call from motor vessel MSC Elsa 3. It was a Saturday and the crew were off. Indian Navy deployed 2 ships, INS Satpura and INS Sujata. INS Sujata arrived at 1900 hours on the scene and Satpura arrived at 2000 hours. The situation that we faced at that point of time, the challenges that we faced were that we had adverse conditions. We had wind speeds gusting up to 40 knots. We had debris in the water. We had containers in the water, which made approaching the ship, and particularly at night time, very difficult. In the evening, 21 crew were rescued by ICGS Arnvesh. This morning, the remaining 3 crew, that is the captain, the first engineer and the second engineer, were rescued. All 3 were administered first aid. They're all safe now. At this point, I'd like to only state that we were prepared for every contingency, and we are in the business of saving lives, and we have delivered and achieved that today. देर शाम तक रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और फिलीपींस के 24 क्रू मेंबर्स में से 21 को बचा लिया गया था, लेकिन 3 सीनियर क्रू मेंबर शिप को डूबने से बचाने की कोशिश के लिए जहाज पर ही रहे। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए और शिप का झुकाव बढ़ता गया और वो डूब गया। नेवी शिप INS सुजाता ने बाकी 3 क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया। शिप के एक तरफ झुकने की वजह का भी पता नहीं चल सका है। चूंकि जहाज में कैल्शियम कार्बाइड, डीजल, फर्नेस ऑयल समेत कुछ खतरनाक केमिकल से भरे कंटेनर थे, इसलिए कोस्ट गार्ड ने पॉल्यूशन रिस्पांस की भी तैयारी शुरू कर दी है। केरल तट को समुद्री इकोसिस्टम को लेकर संवेदनशील माना जाता है, इसलिए ऑयल लीकेज का पता लगाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस विमान हवाई निगरानी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक तेल रिसाव की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग की ओर से इसका ऐलान कर दिया गया। अब भारत का लक्ष्य जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। टैरिफ वॉर की जंग हो या दुनिया में युद्ध के हालात, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के आगे हर तरह के स्पीड ब्रेकर पस्त नजर आ रहे हैं। इंडिया की धमक एक बार फिर दुनिया भर में गूंज रही है। दरअसल जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंडिया अब 4000 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन गया है, जिसकी जानकारी नीति आयोग की ओर से दी गई है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. दुनिया के कई मुल्क जब संघर्षों का दौर देख रहे हैं, कुछ देश कोविड जैसी महामारी के बाद उभरे, तो कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ऐलान से सुस्त पड़ गए। ऐसे में भारत की ग्रोथ का लोहा वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF जैसी संस्थाएं मान रही हैं। यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत दुनिया के लिए एक हब बना हुआ है। लेकिन जापान जैसे देश को भारत ने आखिर कैसे पीछे छोड़ा, अब जरा इसे समझिए। IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक
भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि जापान की अनुमानित जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। 2025 में जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो कि भारत की 6.5% की तुलना में बहुत कम है। भारत की इस उपलब्धि के पीछे मजबूत घरेलू मांग और नीतिगत सुधार हैं, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान हुआ है। एक बहुत बड़ी वैश्विक उपलब्धि है। हम वैश्विक स्तर पे अब चौथे मुहाने पे खड़े हैं, चौथे पायदान पे खड़े हैं, जो एक निश्चित ही बहुत अच्छी प्रशंसनीय काम किया है भारत ने। आज अगर हम भविष्य में इस स्थिति को एक उचित ऐतिहासिक और तुलनात्मक परिवेश में देखेंगे तो पाते हैं कि इस साल हमारी 6.2% के हिसाब से विकास होना चाहिए और अगले साल 6.3%। तो अगर विकास की ये प्रक्रिया जारी रही, जैसा हम सभी को पूरा विश्वास है, तो 2.5-3 साल के अंतराल के भीतर हम जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। रोजगार के अवसर हो या फिर लोगों का बेहतर लाइफस्टाइल, आने वाले दिनों में बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश में लोगों के सपनों को सफल उड़ान जरूर मिलेगी। साथ ही अब भारत का लक्ष्य जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तय समय से 8 दिन पहले केरल में मानसून की एंट्री हो गई है और यह तेजी से बढ़ते हुए गोवा तक पहुंच गया है और आने वाले 2 से 3 दिन में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक तक पहुंच जाएगा। लेकिन उत्तर भारत में भी गर्मी के बावजूद मौसम सुहाना बना हुआ है। दिन में गर्मी और शाम होते ही आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश में दस्तक दे चुका है। 16 साल के बाद समय से पहले आए मानसून और मौसम में बदलाव का असर ये हुआ कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और मुंबई के कई इलाके बारिश से सराबोर हो गए। मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। इसके मुताबिक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक भारी वर्षा हो सकती है। यही नहीं, मौसम विभाग पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार, रविवार की दरमियानी रात तेज आंधी चली और मूसलाधार बारिश भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवाओं और तूफान को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया था। मॉनसून की पहली झमाझम के साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक केरल के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई तटीय राज्यों में अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। गोवा में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और दिल्ली में मॉनसून के 23 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन बारिश के बावजूद पंजाब में रविवार से 7 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून की दस्तक के बावजूद मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल उत्तर और पश्चिमी भारत में गर्मी से ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 16 साल बाद हुए जल्द आगमन से दिल्ली में इसके जल्द पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली में मॉनसून आमतौर पर 25 जून के आसपास पहुंचता है। हालांकि मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए मॉनसून पहले भी दिल्ली में दस्तक दे सकता है, इसीलिए मौसम विभाग ने कोई तारीख नहीं बताई है। दिल्ली एनसीआर में 25 से 30 मई तक प्री मॉनसून बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉनसून की रफ्तार अच्छी है, जिससे मॉनसून यूपी में 4 दिन पहले यानी 14 जून तक दस्तक दे सकता है। इससे पहले मौसम के बदले तेवर से मुंबई, दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला व अंबाला में भी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में भी देर रात आई आंधी और बारिश से मौसम में ठंडक बनी हुई है। इसमें क्या था, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नॉर्थ पंजाब उसके आसपास के क्षेत्रों पे एक साइक्लोन, अपर एयर साइक्लोन सर्कुलेशन की तरफ था लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर। इसके साथ साथ एक ट्रफ रेखा भी इसके ऊपर जो थी वो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर जो थी वहां पर
प्रेजेंट थी, यानी कि सिनॉप्टिक कंडीशन जो थी वो नॉर्दर्ली ड्राई विंड्स का इंकर्जन हो रहा था। इसके साथ साथ लोअर लेवल्स पर जो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, वहां से मॉइस्चर इंकर्जन हुआ। इनके इंटरेक्शन की वजह से कल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर रीजन। अगले 48 घंटे बाद थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पूरे सप्ताह के दौरान जो अधिकतम तापमान है वो नॉर्मल से कम ही रहने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी तट, केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान गरज बिजली के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन में मानसून गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, आंध्र, पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक और तमिलनाडु के शेष हिस्सों में पहुंच सकता है। लगातार दूसरे साल 2025 में भी औसत से अधिक मानसूनी बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के सूंदी सुनाम्बू नहर में अचानक से पानी आ जाने से 3 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए थे और काफी देर तक उनकी जान जोखिम में फंसी रही, लेकिन एनडीआरएफ के जवानों ने उन्हें आखिरकार सकुशल बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चिलचिलाती गर्मी से सुकून की तलाश में लोग हिमाचल प्रदेश का रुख करने लगे हैं। हिल स्टेशंस पर आकर सैलानी भी खुश हैं और कारोबारियों के भी चेहरे खिल गए हैं। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से हिमाचल के कई इलाकों में जाम जैसे हालात बनने लगे हैं। इसीलिए अगर आप हिल स्टेशन जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले से ही जानकारी हासिल कर लें, तभी घर से निकलें। दिल्ली और उत्तर भारत की गर्मी से भागकर हिमाचल में सुकून के कुछ पल ढूंढते सैलानी। शिमला हो या मनाली, सोलन हो या कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश इन दिनों टूरिस्टों का स्वर्ग बना हुआ है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों से सैर सपाटे के शौकीन का काफिला हिमाचल की तरफ मुड़ चुका है। टूरिस्टों की तादाद इतनी कि हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए। वजह है शिमला का मौसम और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दरअसल इन दिनों मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मौका वीकेंड का है तो कोई भी इससे पीछे नहीं रहना चाहता। गर्मी से निजात पाने और परिवार के साथ मौसम का लुत्फ उठाने लोग शिमला पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा वेदर है दिल्ली में तो बहुत, आपको जैसे पता ही है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पर हमारे समर ब्रेक का सबसे अच्छा एस्केप होता है माउंटेन्स में, तो हम हर ईयर प्लान करते हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पर, दिन में भी प्लेजेंट है, रात को और भी प्लेजेंट है। हाँ, वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, उतना ठंड भी नहीं है और ऑफ कोर्स दिल्ली जितना गर्मी भी नहीं है, तो काफ़ी आइडियल वेदर है। शिमला में वेदर बहुत प्लेजेंट है, थोड़ी बहुत धूप निकलती है बट फिर छाँव भी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा वेदर है। और दिल्ली से हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे काफ़ी गर्मी हो जाती है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। बच्चों की स्कूलों की भी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी भी पड़ रही है। ऐसे में हिल स्टेशन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तभी तो हिमाचल के अलग अलग इलाकों में पहुंचने के लिए सैलानियों की लाइन लगी हुई है। पर्यटक हिमाचल आकर खुश हैं, तो होटल कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सैलानियों के आने से सिर्फ शिमला ही नहीं, कसौली, चायल और सोलन भी गुलजार हो गए हैं। लेकिन गाड़ियों के बढ़ने के वजह से कई इलाकों में जाम भी लगने लगा है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विराट और अनुष्का इन दिनों अपने भक्ति भाव के लिए सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सबसे पहले विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा पहले कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे और अब विराट और अनुष्का राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से महाबली हनुमान जी की पूजा अर्चना की और रामलला के दर्शन किए। गले में फूलों की माला, माथे पर त्रिपुंड, हाथों में महाबली हनुमान की मूर्ति, दिलों में अपार आस्था।
ये नजारा रामनगरी अयोध्या का है, जहां क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बजरंगबली के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। कहते हैं हनुमानगढ़ी वो दरबार है जहां मांगी मुराद जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि भक्तिभाव में सराबोर विराट अनुष्का जैसे ही बजरंगबली के दरबार में पहुंचे तो वहीं भव्य राम मंदिर में विराट और अनुष्का ने प्रभु के बाल स्वरूप के भी दर्शन किए। ये विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी वो ऐसे भी आध्यात्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति उनका बहुत ही लगाव है और भगवान रामलला का उन्होंने दर्शन किया, तत्पश्चात हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया और उसके बारे में उसके साथ साथ थोड़ी सी आध्यात्म के बारे में भी चर्चाएं हुई, यहाँ की पौराणिक चीजों के बारे में भी चर्चा हुई। विराट अनुष्का के अयोध्या पहुंचने के बाद रामनगरी में उनके फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने को बेताब नजर आया। विराट और अनुष्का के काफिले के आसपास प्रशंसकों का मेला लग गया। हाथों में मोबाइल फोन लिए हर कोई इस नजारे को कैद करता दिखाई दिया। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 12 मई को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, जिसके बाद सबसे पहले वो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे थे। कान्हा की नगरी के बाद अब विराट अनुष्का रामनगरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधि विधान से महाबली की आराधना की। वृंदावन हो या अयोध्या, भक्तिभाव से भरी विराट अनुष्का की तस्वीरें सोशल मीडिया पर यूं ही छा जाती हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के हरिद्वार में आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां परमार्थ घाट पर मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि इस आरती में 1400 कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिसका अनोखा रिकॉर्ड भी यहां बनाया गया, जिसमें समारोह की भव्यता देखते ही बन रही थी। रंगारंग कार्यक्रम का भी यहां आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने समा बांध दिया, जिसमें गंगा नृत्य महोत्सव और सुरीली तान के बीच गंगा किनारे का नजारा देखते ही बन रहा है। माँ गंगा के तट पर एक गंगा कला नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों का एक समावेश था और उसमें सभ्यता, संस्कृति और सनातन के सभ्यता के लिए काम किया गया और ये उनकी आरती पे वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें कथक से लेकर सारी विधाएं, सारे नृत्य, संगीत, जितनी भी विधाएं सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसको गंगा नृत्य कला महोत्सव कहा गया है और इसकी सफलता का श्रेय हम सभी को देते हैं, स्थानीय लोगों को देते हैं, हमारे गुरुजनों को देते हैं, हमारे माता पिता को देते हैं और आप सभी जनता जो यहाँ विद्यमान है उनको देते हैं। ये गंगा नृत्य आराधना पे ये रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें एक साथ सारे आर्टिस्ट लोगों ने गंगा नृत्य की जो गंगा आरती है उस पे ये रिकॉर्ड किया गया। उसमें सब लोगों ने नृत्य, संगीत, अपनी अपनी जो विधा है उसके साथ सहयोग देके उसको इस रिकॉर्ड को मतलब रिजर्व किया है। ऑनलाइन ऑफलाइन करके टोटल 1400 आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे 500 आर्टिस्ट हैं और बाकी 700-800 ऑनलाइन रहे, दोनों ने मिला के ये अंजाम दिया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ चल रही है। आलम यह है कि खराब मौसम होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं का जोश हाई है। चारों धामों में केदारनाथ धाम श्रद्धालुओं की पहली पसंद बना हुआ है। यही वजह है कि हर रोज 24 से 25 हजार तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और यात्रा के मात्र 24 दिनों में 5.5 लाख से अधिक भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर मिल रही सुविधाओं से तीर्थयात्री बेहद खुश हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।